Hello students, good morning to all of you. Myself Dr. Arunima Verma, Associate Professor, Department of Gaya Chikitsa, Bharati Ayurvedic Medical College, Durg. Today we will discuss topic मद मूर्छा और संन्यास। मद मूर्छा और संन्यास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट व्याधियाँ हैं और इनका जो है आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के अध्याय 24 में विधि शोणिति अध्याय में इसका वर्णन किया है और एग्जाम्स में भी ये शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा जाता है इसको। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हम आते हैं मद मूर्छा और संन्यास वर्ड पे। तो मद वर्ड जो है वो एक प्रकार की मेंटल कंडीशन के लिए इसको डिनोट किया जाता है, मानसिक अवस्था है ये। मद और मूर्छा जो है वो मेनली मन को इफेक्ट करता है, जबकि संन्यास जो है वो मन और शरीर दोनों को ही इफेक्ट करता है। तो मद जो है, मद में मेनली रस व स्रोतस इफेक्ट होते हैं और मूर्छा वर्ड जो है वो अनकॉन्शियस माइंड के लिए डिनोट किया जाता है। मतलब हमारा माइंड हमारे कॉन्शियस में नहीं रहता मूर्छा में, और इसमें मेनली रक्त व स्रोतस अफेक्ट होते हैं। और थर्ड आता है संन्यास में हमारा मेंटल एंड फिजिकल दोनों ही इन्वॉल्वमेंट होता है। और संन्यास में जो है वो संज्ञा व स्रोतस इफेक्ट होते हैं। इसमें प्राणायातन भी इफेक्ट होते हैं। प्राणायातन में सिर, हृदय और मस्तिष्क आते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी संप्राप्ति पे। तो इसकी हम संप्राप्ति को देखें तो इसमें बताया गया है कि मलिन आहार करने वाले, रजोगुण और मोह से युक्त पुरुष के वातादि दोष अगर स्वतंत्र रूप से या द्वंद्वज रूप से या सन्निपातिक रूप से कुपित होकर रसवाही अथवा संज्ञावाही स्रोतों की गति को रोककर घेर देते हैं, तब मद मूर्छा और संन्यास की उत्पत्ति होती है। और ये तीनों व्याधियां जो है हेतु, लिंग और उपशांति की दृष्टि से उत्तरोत्तर बलवती होती हैं। मतलब कि मद से मूर्छा और मूर्छा से संन्यास उत्तरोत्तर बलवान होता है। मतलब मद के रीजन थोड़े कम हैं, मूर्छा के उससे भी ज़्यादा हैं और संन्यास के उससे भी ज़्यादा। वैसे ही लक्षण और उपशांति मतलब ट्रीटमेंट के उपाय भी मद का ट्रीटमेंट जो है थोड़े से उपायों से हो जाता है। मूर्छा में थोड़ी ज़्यादा चिकित्सा करनी पड़ती है और संन्यास के लिए सबसे ज़्यादा चिकित्सा करनी पड़ती है। तो ये उत्तरोत्तर बलवान होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मद रोग के प्रकार। मद रोग के कितने प्रकार होते हैं? मद रोग के जो है आचार्य चरक ने 4 प्रकार बताए हैं: वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। और आचार्य वाग्भट्ट और माधवकर ने मद रोग के जो है 7 प्रकार बताए हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज, मध्यज और विसज। तो हम देखते हैं इसको डिटेल से। वातज मद रोग में क्या लक्षण होंगे? जो मनुष्य रुक रुक कर अथवा अतिशीघ्र बोलने लगे, जिसकी चेष्टाएं अस्थिर लड़खड़ाती हों और जिसकी आकृति रूखी और स्याव तथा अरुण वर्ण की हो गई हो, उसे वातज मद रोग से युक्त समझना चाहिए। मतलब वात के जो लक्षण हैं वे सभी वातज मद रोगी में भी आने लगते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं पित्तज मद रोग में क्या लक्षण होते हैं? जो मनुष्य क्रोधपूर्ण कठोर वचन बोल रहा हो, मारपीट, लड़ाई झगड़ा करना चाहता हो और जिसकी लाल पीली काली आकृति हो गई हो, तो उसे पित्तज मद रोग से युक्त समझना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कफज में। कफज में है कि जो मनुष्य थोड़ा तथा असंबद्ध बात करता हो, मतलब नॉन रिलेवेंट टॉकिंग करता हो, तंद्रा तथा आलस्य से युक्त हो, जिसका वर्ण पांडु हो गया हो और ध्यान में लगा रहता हो, मतलब शांत हो गया हो, तो उसे कफज मद रोग से युक्त समझना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं सन्निपातज मद रोग में क्या लक्षण होंगे कि इसमें क्या है, तीनों दोषों के लक्षण होंगे। इसके लक्षण मद्यपान करने से उत्पन्न मद के समान होते हैं। मतलब मद्यपान एक्स्ट्रा अल्कोहल ले लेने से जो मद होता है, जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, तो उस टाइप के लक्षण सन्निपातज मद रोगी में होते हैं। ये लक्षण जो है वो शीघ्र उत्पन्न होकर शीघ्र ही शांत भी हो जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सन्निपातज। हाँ, सन्निपातज हो गया। अब जो
वाग्भट और माधवकर ने जो बताए हैं इसमें भी सेम लक्षण होते हैं। इसमें रक्तज, मध्यज और विसर्ज। तो रक्तज मद रोगी में जैसे कि रक्त को कोई देख लिया तो उसके कारण उसको भी भ्रम होने लगता है, तो ये हो गया रक्तज मद रोग। मध्यज में एक्स्ट्रा अल्कोहल लेने से, वाइन पीने से मद का होने लगता है। और विसर्ज, विसर्ज में जैसे लोग जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो वो आता है विसर्ज मद रोग में। तो ये हो गया इसके प्रकार। अब हम आते हैं मूर्छा। मूर्छा रोग के कितने प्रकार होते हैं? मूर्छा रोग के भी 4 ही प्रकार होते हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। इसमें वातज मूर्छा रोग में क्या लक्षण होंगे कि वात जनित मूर्छा रोग में रोगी बेहोश होने से पहले, मतलब मूर्छा आने से पहले आकाश के वर्ण को नीला, काला, लाल देखता हुआ मूर्छित हो जाता है और शीघ्र ही जग जाता है। इसमें क्या है, रोगी बेहोश होगा और शीघ्र ही जाग भी जाएगा। शरीर में कंपन, अंगों में मरोड़ डालने की सी पीड़ा होगी, हृदय में पीड़ा होगी, कृशता, श्याव तथा अरुण वर्ण की उत्पत्ति जो है वो वातज मूर्छा में होती है। इसमें कहा गया है पंस्यंस्तमा प्रविशति शीघ्रम च प्रतिबुध्यते, मतलब जो है कि इसमें जो है रोगी वातज वातज मूर्छा में है, रोगी शीघ्र ही जाग जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं पित्तज। पित्तज मूर्छा रोग में क्या लक्षण होंगे? पित्तज मूर्छा में रोगी आकाश को जो है लाल, हरा या पीला देखता हुआ मूर्छित हो जाता है, मतलब मूर्छा होने से पहले वह आकाश को लाल, हरा और पीला दिखेगा। संपूर्ण शरीर में पसीना होने पर वह जग जाता है, मतलब वो पसीना पसीना हो जाएगा। उस समय उसको प्यास लगती है और शरीर में तापमान बढ़ा हुआ होता है। तो ये सारे पित्त के लक्षण हुए। उसकी आंखें जो है लाल, पीली और व्याकुल दिखाई देती है। उसको अतिसार भी होने लगता है। इसमें अतिसार मेन लक्षण है। पित्तज मूर्छा में संपूर्ण शरीर जो है पिताब हो जाता है, जिसमें कहा गया है पश्यंस्तमः प्रविशति सस्वेदः प्रतिबुध्यते। सस्वेदः मतलब कि ये पसीने के साथ जागता है। नेक्स्ट हम आते हैं कफज। कफज मूर्छा रोग में क्या लक्षण होंगे? कफज में होंगे रोगी मूर्छित होने से पहले आकाश को बादलों से अथवा गहरे अंधकार से घिरा हुआ मूर्छित हो जाता है और बड़ी देर में जागता है। जो वातज मूर्छा में जो है रोगी जल्दी जाग जाता है और कफज में जो है लेट में जागता है। तो इसमें कहा गया है पश्यंस्तमः प्रविशति चिराच्च प्रतिबुध्यते, मतलब वो लेट में जागता है। वह मोटे गद्दों से ढका हुआ सा अनुभव करेगा, मानो जैसे उसकी किसी ने गीला चमड़ा उड़ा दिया हो, ऐसा अनुभव करेगा। जागने पर उसके मुंह से लार निकलती रहेगी और उसका जी मिचलाना ये लक्षण होंगे। ये सभी लक्षण जो है वो कफज मूर्छा रोग में होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सन्निपातज मूर्छा। सन्निपातज मूर्छा रोग में क्या लक्षण होंगे? सन्निपात से होने वाली मूर्छा में तीनों दोषों के लक्षण विद्यमान रहते हैं। इसमें किसी प्रकार की अप्रिय चेष्टों के बिना अपस्मार के समान आई हुई यह मूर्छा रोगी को शीघ्र ही धराशायी कर देती है। इसमें क्या है, विना विभत्स चेष्टित है। इसमें किसी प्रकार की अप्रिय चेष्टाएं नहीं होती, अप्रिय विभत्स चेष्टाएं नहीं होती। और इसी प्रकार इसके सन्निपातज मूर्छा रोग के लक्षण होते हैं। विभत्स चेष्टाओं में क्या क्या आता है, जैसे कि अंगों को नचाना, मुख, हाथ, अंगों की विकृत चेष्टाएं जैसे नाखूनों से नोचना, दांतों से काट लेना, तो इस प्रकार की विभत्स चेष्टाएं इसमें नहीं होती है। लेकिन अपस्मार में सन्निपातज अपस्मार में इस प्रकार की विभत्स चेष्टाएं जो है वो होती है। तो ये हो गया सन्निपातज मूर्छा रोग के लक्षण। अब हम देखते हैं कि मद मूर्छा और संन्यास में, संन्यास जो रोग जो होता है वो विशिष्ट होता है। दोषेषु मद मूर्छाया कृत वेगेषु देहिनाम स्वयमेवोपसाम्यन्ति संन्यासो न सदैर्विना, मतलब क्या है, शरीरधारियों में मद और मूर्छा के दोषों के वेग जब पूरे हो जाते हैं, मतलब जब इसका वेग कंप्लीट हो जाता है तो उक्त रोगों के लक्षण स्वयं शांत हो जाते हैं, मतलब ये स्वयं ही शांत हो जाता है। किंतु संन्यास रोग में ठीक ठीक औषधोपचार के बिना स्वास्थ्य लाभ नहीं होता, मतलब मद और मूर्छा की चिकित्सा नहीं भी करोगे तो चलेगा, उसमें स्वयं ही शांति भी हो जाती है। लेकिन संन्यास रोग में जो है वो समय रहते उसकी चिकित्सा करनी ही पड़ती है। तो इस प्रकार से मद, मूर्छा और संन्यास में संन्यास रोग जो होता है वो विशिष्ट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं संन्यास रोग पे। तो संन्यास रोग को हमने देखा कि ये संज्ञावाही स्रोत को अफेक्ट करता है, मेनली मेंटली और फिजिकली दोनों इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। तो इसकी हम संप्राप्ति देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें क्या होता है, प्राणायतन।
प्राणायातन में क्या कहते हैं, सिर, हृदय और मस्तिष्क। तो हृदय और मस्तिष्क में आश्रित वातादि दोष जो है वाणी, देह और मन की सभी चेष्टाओं को नष्ट कर देते हैं। उस निर्बल पुरुष को संन्यास रोग से पीड़ित कर देते हैं। वह पुरुष संन्यास रोग के कारण संज्ञाहीन होकर सूखे काष्ठ के समान मरा हुआ जैसे भूमि पर पड़ जाता है। इसी को यहाँ पे काष्ठीभूतो मृतोपमा ये वर्ड यूज किया गया है संन्यास के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है। तो काष्ठीभूतो मृतोपमा का क्या अर्थ होता है कि जैसे सूखी लकड़ी के समान मरा हुआ जैसा भूमि पर पड़ जाता है। जैसे सूखी लकड़ी जो है वो हल्की हो जाती है और जमीन में गिर जाती है, तो उसी प्रकार संन्यास रोग में रोगी जो है वो सूखे काष्ठ के समान वो जमीन में गिर जाता है। यदि उसके तो इस प्रकार हो गई ये संन्यास रोग की संप्राप्ति। नेक्स्ट हम आते हैं मद और मूर्छा की चिकित्सा। मद और मूर्छा में क्या चिकित्सा करनी चाहिए? मद और मूर्छा में जो है निदान, सबसे पहले तो निदान परिवर्जन करना चाहिए, विस्मापन चिकित्सा करनी चाहिए इसमें, और सत्वावजय चिकित्सा करनी चाहिए इसमें, मन को मतलब दिलासा देने वाली चिकित्सा करनी चाहिए इसमें। आचार्य चरक ने जो है वो कौम्भ सर्पी और कल्याणक घृत बताया। कौम्भ सर्पी इसमें बताया है 100 वर्ष पुराने घृत को जो है कौम्भ सर्पी बोलते हैं। इसमें ब्राह्मी वट्टी का सेवन कराना चाहिए, सर्पगंधा घनवट्टी देनी चाहिए, और सारस्वतारिष्ट का सेवन पान के रूप में कराना चाहिए, द्राक्षासा देना चाहिए। तो ये सारे ट्रीटमेंट जो है मद और मूर्छा में करने चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं मद और मूर्छा में पंचकर्म चिकित्सा। मद और मूर्छा में आचार्य चरक ने पंचकर्म चिकित्सा भी कही है। स्नेह स्वेदोपपन्ना नाम यथा दोषम यथा बलम पंचकर्माणि कुर्वीत मूर्छायेषु मदेषु च। मतलब क्या है, सबसे पहले जो है मद और मूर्छा का रोगी है तो उसको सबसे पहले स्नेहन और स्वेदन कराना चाहिए। उसके पश्चात स्नेहन स्वेदन के पश्चात यथा दोषम यथा बलम, मतलब कि यथा दोषम सबसे पहले देखना चाहिए उसके कौन सा दोष कुपित है, वातज है, पित्तज है, कफज है, निपातज है, कौन सा दोष है उसको देखना चाहिए। और यथा बल वो उसका प्रवर बल है, अवर बल है या मध्यम बल है, यथा दोषम यथा बलम को देखकर फिर उसके बाद पंचकर्माणि कुरित, पंचकर्म चिकित्सा जैसे है वमन है, विरेचन है, नस्य है, निरूहण है, अनुवासन है, तो इसमें से कौन सा उसके लिए सुटेबल होगा उसके दोष और बल के अनुसार उसमें पंचकर्म चिकित्सा करनी चाहिए। तो ये आचार्य चरक ने इसमें बताया मद और मूर्छा में। नेक्स्ट हम आते हैं संन्यास रोग की चिकित्सा। संन्यास रोग में क्या चिकित्सा करनी चाहिए? इसमें क्या है कहा, आचार्य चरक ने इसमें कहा है कि प्राणायर्वियुज्यते शीघ्रम मुक्त्वा सद्य फल क्रिया। मतलब कि इसमें जो है रोगी जो है सूखे काष्ठ के समान मरा हुआ जैसा हो जाता है, तो यदि उसके लिए सद्य फल क्रिया शीघ्र लाभकारी चिकित्सा नहीं की गई तो वह शीघ्र ही जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मतलब इसमें जल्दी से जल्दी ही इसमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे कि बताया था, सर ने बताया भी है कि जिस प्रकार गहरे पानी में डूबते हुए जलपात्र को नीचे पहुंचने के पूर्व ही यदि रोक लिया जाए, मतलब जलपात्र है अगर उसको गहरे पानी में वो डूब गया तो फिर उसको निकाला नहीं जा सकता, लेकिन यदि उससे पहले ही उसको निकाल लिया गया तो वो पात्र जो है बच जाता है। तो उसी प्रकार संन्यास रोग में भी होता है कि मृत्यु को प्राप्त होने से पहले संन्यास रोगी की चिकित्सा जो है वो कर लेनी चाहिए। तो यह आचार्य चरक ने इसको बताया है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, निदान परिमर्जन करना चाहिए। उसमें तीक्ष्ण अंजन देना चाहिए, और पीडन नस्य देना चाहिए, औषधियों का रस जो है निचोड़ कर नाक में डालना चाहिए, धूम देना चाहिए, प्रधमन नस्य का देना चाहिए, शरीर में सुई चुभाना, दाह दाह करना चाहिए, नखों के मध्य में सुई से पीड़ा पहुंचाना, केस या लोमों को नोचना, दांतों से काटना, कीवाच की भूसी को शरीर में लगा देना, ये सभी कर्म करने चाहिए। मतलब ऐसे सभी प्रोसेस करने चाहिए जिससे रोगी का माइंड जो है वो कॉन्शियस हो जाए। मतलब सारे कर्म जो हैं वो पेशेंट को कॉन्शियस में लाने के लिए ही किए जाने चाहिए। आचार्य वाग्भट ने इसके लिए वृश्चिक दंश का प्रयोग करने के लिए भी कहा है। मतलब वृश्चिक दंश बिच्छू से कटवाना, ये उपाय भी लिखा है। तो इससे क्या होगा, इसका ये एम है कि पेशेंट जो है वो कॉन्शियस होगा।
और इसमें किवांचात्मक उत्ता फल, किवांच के इसमें रोएं को घिसना चाहिए, जिससे खुजली होगी और पेशेंट जो है वो जाग जाएगा। इसमें उद्घर्षण क्रिया भी कर सकते हैं, मतलब उद्घर्षण में क्या करते हैं, मालिश किए बिना उपटन, मतलब सूखा ही उसको रगड़ना, सूखा ही उसको रगड़ने का प्रयोग भी इसमें कर सकते हैं। तो ये सारे उपाय आचार्य चरक ने बताए हैं। तो आज हमने देखा कि मद, मूर्छा और संन्यास रोग को देखा। तो इसमें मद और मूर्छा जो है मेनली शरीर को इफेक्ट करते हैं, और संन्यास जो है मन और शरीर दोनों में ही होता है। तो आज हमने इसका निदान देखा, इसकी संप्राप्ति देखी, इसके प्रकार देखे, और संन्यास की विशिष्ट चिकित्सा देखी। थैंक यू।